हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री पर। तो हम सीख रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कल तक हम जो है एलिमेंट और उसके बारे में सीख चुके, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट उसके बारे में हम पूरा सीख चुके। आज जो है हम मेन चीज सीखने जा रहे हैं वो है कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर, क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। मैंने आपको बताया था कल के प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जो है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितना भी मैटर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड के दरमियान। आज हम सीखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड एलिमेंट्स को हम कल सीख चुके, अब हमें बचा कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में सीखने के लिए। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड और मिक्सचर के ऊपर। हमारा जो लेक्चर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर। तब तक आप सोचिए और अपने नोटबुक्स पे नोट करिएगा मेन डिफरेंसेस क्या है, और हम इस तरह से सीखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर को कि आपको दोबारा कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आपको पता है। तो फिर आप सोचिए एयर जो है वो कंपाउंड है या मिक्सचर है। सोचिए सोचिए और मुझे बताइए क्या है एयर, क्या है, कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा। आपकी नजर में एयर क्या होगा जब उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो वो क्या होगा? आप सोच के मुझे बताइए, ठीक है? तो कमेंट में बताइए मुझे, एयर जो है वो कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगी? भाई क्या होगी जब उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो क्या होना चाहिए वो, कंपाउंड या मिक्सचर? तो आज हम इसको परमानेंटली और लॉजिकली आपकी जो पूरी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देंगे। एयर क्या है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, जो भी है, बहरहाल कंपाउंड और मिक्सचर को आज हम सीखने जा रहे हैं। इस तरह से सीखेंगे कि आपकी सारी कंफ्यूजन, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी व्यू से हो, सारी खत्म हो जाएगी कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान की सारी कहानी। कंपाउंड्स क्या है, कितनी किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, कल भी हमने बताया था आपको। मिक्सचर भी दो किस्म के होते हैं, कंपाउंड भी दो किस्म के हैं, मिक्सचर भी दो किस्म के हैं। लेकिन इससे पहले, कंपाउंड और मिक्सचर से को सीखने से पहले, मिक्सचर को खासकर सीखने से पहले, मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा एक चीज। लेकिन चलिए पहले हम कंपाउंड को सीख लेते हैं, कंपाउंड क्या है। फिर मिक्सचर को सीखने से पहले हम एक चीज सीखेंगे, तब जाके हम मिक्सचर पे जाएंगे। पहले हम सीख लेते हैं व्हाट इज कंपाउंड। एलिमेंट हमने सीखा था, आज हम सीखते हैं पहले कंपाउंड, उसके बाद हम जाएंगे मिक्सचर के ऊपर। पहले हम सीख लेते हैं कंपाउंड के बारे में, व्हाट इज कंपाउंड, फिर मिक्सचर और कंपाउंड और मिक्सचर को हम आपस में कंपेयर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड क्या चीज है। एलिमेंट को तो हमने देखा कल, एलिमेंट आपने सीखा एलिमेंट क्या होता है। आज हम देखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर कंपाउंड्स? तो कंपाउंड्स क्या है? कुछ नहीं है, ये भी सबस्टांसेस होते हैं हमारे पास। ऐसे सबस्टांसेस जिनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, जिनके अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। एलिमेंट आपको कल मैंने बताया था, ऐसे सबस्टेंसेस जिनके अंदर एक ही किस्म के पार्टिकल्स होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एक ही किस्म के, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मैंने बताया था एलिमेंट्स आर द सबस्टेंसेस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। या मैंने ऐसे साथ में आपको बताया था कि दीज आर द एलिमेंट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिससे बाकी सारे सबस्टेंसेस बनाए जाते हैं। ऐसे ही बताया था कि दो मेन चीजें मैंने बताई थी आपको, एलिमेंट्स आर द सबस्टेंसेस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या मैंने साथ में बताया था कि एलिमेंट्स जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिससे बाकी सारे सब्सटेंसेस मिलकर बनाए जाते हैं। आप पीरियोडिक टेबल को खोल के देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, चलिए कंपाउंड सीखने से पहले पहले मैं आपको खास बात बता दूं कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है, आप सोचते होंगे कि ये लोग, हम जैसे ही 11th में पूछते हैं तो सबसे पहले केमिस्ट्री वाले सर हमें क्या तंग करना शुरू करते हैं, पीरियोडिक टेबल याद करिए, पीरियोडिक टेबल याद करिए। पीरियोडिक टेबल जो है ना, पीरियोडिक टेबल, मैंने एक दिन कहा भी था, पीरियोडिक टेबल जो है वो हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। पीरियोडिक टेबल मैं बोलूं तो मेरी मेरी नजर में, जब बोलो तो मेरी नजर में तो हार्ट ऑफ केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल है। हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल, हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। हार्ट एंड सोल भी बोल दो, कोई बात नहीं, हार्ट एंड सोल ऑफ केमिस्ट्री बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी से सब कुछ है। यही वो पीरियोडिक टेबल है। ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा दिया 118 एलिमेंट से फिलहाल और डिस्कोर होते जा रहे हैं, तो पीरियोडिक 118 एलिमेंट्स के लिए इस वक्त जो है स्पेस वहां पे रखी गई है, पूरी वैकेंसी। तो 118 जो कुछ डिस्कवर्ड है, पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स वहां पे है। तो 118 एलिमेंट्स जो है आपके, ये अब देखो जो यूनिवर्स है ना आपका, कोई भी चीज उठा के देखो आप यूनिवर्स के अंदर, उन एलिमेंट से बाहर नहीं है। हाँ, कोई भी चीज देखो, देखो आपका, मैं बताऊंगा आपकी अर्थ के ऊपर, आपको पता है अर्थ के ऊपर जो 70% तो वाटर ही है भाई, है ना? जो जमीन है आप सुनते हो 70% तो पानी ही है।
तो पानी ही है ही क्या? पानी, आपको पता है पानी है तो है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दो चीजें तो है पानी, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है, तो ये पीरियोडिक टेबल के दो एलिमेंट से मिलकर पूरा पानी बना है। तो 70% अर्थ आपकी तो इन्हीं दो चीजों से भरी पड़ी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल के यही दो एलिमेंट्स है। उसके बाद आपकी हवा है, हवा है तो क्या है? हवा में वही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 78% तो नाइट्रोजन ही है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है? यही है। उसके बाद आपकी मिट्टी है, सॉइल है, आपकी अर्थ के ऊपर सॉइल है, मिट्टी है जो आपको नजर आ रही है, तो सॉइल में भी क्या है? वही है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, यही सारी चीजें, आयरन है, यही है। ठीक है, आप देखो और क्या दिखता है आपको, जो चीजें भी आपको दिख रही हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ये और आपके आसपास जितनी चीजें आपको दिखती हैं, वो सारी की सारी, जो भी चीज आप देखोगे वो चीज जो है किससे जुड़ी हुई होगी? पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, वहीं से पीरियोडिक टेबल के ही, पीरियोडिक टेबल को ऐसे हल्के में मत समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिस्ट्री वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कह सकते हो आप इसको, ये हार्ट एंड सोल है, ये हार्ट एंड सोल कह सकते हो आप इसको, पीरियोडिक टेबल है हार्ट एंड सोल ऑफ केमिस्ट्री, मेरी नजर में तो ये है हार्ट एंड सोल ऑफ केमिस्ट्री है भाई, हार्ट एंड सोल, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, जब आएगी बारी तो आपको याद भी करवाएंगे इसको अच्छे से। तो ये मैं कह रहा था कि एलिमेंट, इसलिए अब क्या कहा, एलिमेंट क्या है? वही एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब सबस्टेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एग्जांपल लेके सिखाया था, कि गोल्ड के एग्जांपल लेके आपको सिखाया था, एक चीज आप देख सकते हो उस लेक्चर में जाके। उसके बाद मैंने ये भी कहा था आगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं भाई, यही भी कहा था ना कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब आपको समझ में आ रही होगी बात, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा था मैंने इनको, आपको समझ में जरूर आ रही होगी कि बाकी सारे सबस्टेंसेस इनसे मिलके ही बने हैं, जो एलिमेंट्स आपके पास है, तो एलिमेंट्स यही है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इनके मिलके, इनसे ही मिलके बने हुए हैं, तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, बाकी जितने भी सबस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे सबस्टेंसेस इन्हीं एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए कहा कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, आज एलिमेंट पे बात करने की हमें इतना वो नहीं है, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे कंपाउंड के ऊपर। कंपाउंड क्या चीज है, कंपाउंड्स क्या चीज है? तो कंपाउंड्स, ऐसे मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज जो है आपको समझ में ना आए, बस मेरा मकसद ये है, केमिस्ट्री पढ़ाने का मकसद ये है कि जो भी चीज पढ़ाऊं वो इस तरह से पढ़ाऊं कि आपके जहन में इस तरह बैठ जाए कि कभी भूले ना, आपको जो है प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ के केमिस्ट्री को जो है सिखाना चाहता हूं, मकसद ही यही है केमिस्ट्री, वरना तो केमिस्ट्री तो भरे पड़े हैं टीचर्स भाई, यहाँ पे यूट्यूब पे कोई कमी तो है नहीं, लेकिन हम इसको आपको प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ के आपकी पूरी जो जो भी चीज पढ़ो आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ के साथ अपनी जोड़ के पढ़ो, केमिस्ट्री तब जाके मजा आएगा और सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, तभी जाके तो आपको स्कोर भी कर पाओगे सब्जेक्ट के अंदर और सब्जेक्ट को एंजॉय भी कर पाओगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है? ऐसे सबस्टेंसेस हैं जिनके अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। कंपाउंड्स आर द सबस्टेंसेस, ऐसे सबस्टेंसेस हैं, कंपाउंड्स आर द सबस्टेंसेस दैट कंटेन, जिनके अंदर होते हैं, क्या होते हैं? दैट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट्स, जिनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। भाई समझ में अब आता है? कंपाउंड्स अब ऐसे सबस्टेंसेस हैं जिनके अंदर मोर देन वन एलिमेंट होगा। समझ में अब बात आ गई? मोर देन वन एलिमेंट, अब पता चल गया ना क्या होता है मोर देन वन एलिमेंट, की समझाने की जरूरत है? मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, लेकिन कैसे होगा? कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो, ये ध्यान रखना भाई, फिक्स्ड रेशो। मेरा पहला क्वेश्चन याद है ना, जो आज मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको डाला हुआ है कि एयर मिक्सचर है या कंपाउंड है, वो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से याद रखना भाई। तो पहली बात है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होता है, एक से ज्यादा, मोर देन वन एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, लेकिन कैसे होगा? फिक्स्ड रेशो बाई मास कह सकते हो, या फिक्स्ड रेशो भी बोलोगे तो बहुत है, बट फिक्स्ड रेशो बाई मास भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे, या फिक्स्ड प्रपोर्शन में भी कह सकते हो, फिक्स्ड प्रपोर्शंस में भी कह सकते हो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी, कई बुक्स पे ऐसे लिखा होगा फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो घबराना नहीं है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लिखा होगा, फिक्स्ड रेशियो में लिखा होगा, घबराना नहीं है, एक ही बात है। सब्सटेंसेस दैट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट्स, जिनके अंदर एक से ज्यादा
एलिमेंट होंगे, लेकिन कैसे होंगे? कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास या बाय प्रपोर्शन। मैं आपको सिखाऊंगा इसका मतलब क्या है, घबराना नहीं है आपने। सबसे पहले यही तो मसला है। कंपाउंड्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। क्या होगा? एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। अब देखिए ऐसे, और याद रखिए मैं आपको खास बात बता दूं, यहाँ जो कंपाउंड्स होंगे ये केमिकली, एलिमेंट्स जो कंबाइन होंगे ये केमिकली कंबाइन होंगे। याद रखिए, एलिमेंट्स जो कंबाइन होंगे केमिकली कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ? केमिकली कंबाइन होंगे। तो सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस भी कह सकते हो, कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं, तो एग्जांपल मैंने आपको दे ही दी। जैसे वाटर है आपका, जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने आपको वाटर दे दी। वाटर के अंदर क्या होता है? वाटर में आप देखोगे, वाटर किससे मिलके बना हुआ है? दो एलिमेंट से, टू एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। टू एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। किन दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या ऐसे ही हवा में मिलके बना हुआ, ऐसे ही बना हुआ है? हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, मतलब इसी तरह से नहीं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना हुआ है। क्या फिक्स्ड प्रोपोर्शन है? देखिए, सब अब तो समझ में आ गई आपको बात। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, यानी कंपाउंड तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, वाटर जो है एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, दो सब्सटेंसेस के मिलने से बना है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि मोर देन टू वन एलिमेंट, हाँ एक से ज्यादा एलिमेंट है वाटर के अंदर। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। कैसे है फिक्स्ड प्रोपोर्शन? फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि यहाँ हमेशा क्या होगा? H2 होगा, H2O होगा, यानी हमेशा दो पार्ट हाइड्रोजन के होंगे। क्या होगा? दो पार्ट्स हाइड्रोजन के होंगे और एक पार्ट हमेशा ऑक्सीजन का होगा, हमेशा। अब कैसा होगा? अब पानी चाहे कहीं का भी हो, अब पानी चाहे रेन वाटर हो, अब पानी चाहे बारिश का हो, अब पानी चाहे चश्मे का हो, अब पानी चाहे चश्मे का हो, अब पानी चाहे इंडिया का हो, अब पानी चाहे पाकिस्तान का हो, अब पानी चाहे बांग्लादेश का हो, अब पानी चाहे कहीं का भी हो, अब पानी चाहे हॉट वाटर हो, अब पानी चाहे कोल्ड वाटर हो, अब पानी चाहे कोल्ड वाटर हो, अब पानी चाहे जैसा मर्जी हो, वो पानी जो होगा ही कैसा? H2O की फॉर्म में, वो होगा ही H2O। वो कैसा होगा? H2O। जब भी पानी देखोगे तो वो H2O की कॉम्बिनेशन से ही बना होगा, यानी उसमें दो पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन होगा और वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, यानी इन द रेशियो ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। किस तरह से होगा? वाटर जो होगा इज कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा इस तरह से होगा, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर बाई मास देखूं, बाई द रेशियो ऑफ मास, जैसे मैंने बोला ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो बाई मास, फिक्स्ड रेशियो बाई मास। जब मैं फिक्स्ड रेशियो बाई मास की बात करूंगा तो कैसे होगा फिक्स्ड रेशियो बाई मास? वो इस तरह से होगी। बाई मास देखें तो हाइड्रोजन आपको पता है, एक हाइड्रोजन के रेशियो के, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट जो है एटॉमिक मास 1 ही लिया जाता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 8 क्या क्या है 16 लिया जाता है। तो 16, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का कितना हो जाएगा? 2, 2 is to 16, तो कितना हो गया? 2 16, 2 तो कितना आ गया? 1:8। हाँ, 1:8 क्या रेशो आ गई? तो वाटर जब भी देखोगे बाई मास जो रेशो होगी 1, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना होगा? 8 ग्राम हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, तब जाके वाटर का मॉलिक्यूल तैयार होगा। जब भी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा, तब जाके वाटर का एक मॉलिक्यूल तैयार होगा। जब भी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा, तब जाके वाटर का एक मॉलिक्यूल तैयार होगा, तब जाके वाटर का एक मॉलिक्यूल तैयार होगा। बात समझ में कुछ आई? तो ये इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब इसी तरह से देखिए दूसरी एग्जांपल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी CO2। क्या है? CO2। CO2 क्या है? CO2 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मोर देन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना है, CO2 है। भाई कितने एलिमेंट्स हैं? दो से ज्यादा एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन
दो है, दो एलिमेंट्स हैं जुड़े हुए, लेकिन कितने हैं? एक कार्बन है, बट ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं? वन पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विद कितने? टू पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, टू पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। इसकी रेशो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कितने पार्ट्स बाई बाई मास इसकी क्या है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास क्या है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशो बाई क्या आ रही है? बाई मास क्या रेशो आ रही है इसकी? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बाई मास कितनी रेशो आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कंपाउंड जो है वो केमिकली जुड़ते हैं। हाँ, और यहाँ पे जो CO2 है, ऐसा नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन जो है ये फिजिकली आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो कंपाउंड जो बनते हैं बाय द, इनकी कैसे होती है? केमिकल कॉम्बिनेशन होती है। याद रखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन की क्या है आपस में? केमिकल। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए कैसे जुड़े हैं आपस में? केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, केमिकल बॉन्ड के थ्रू कार्बन कॉम्बिनेशन होती है। तो याद रखिए, कंपाउंड्स की जो कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ जो है कॉम्बिनेशन होती है। इसी तरह से फिक्स्ड कंपोजिशन रहती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड कंपोजिशन रहती है। और यहाँ पे जो क्या नाम है इसका, कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगी, कांस्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर जो है कांस्टेंट कंपोजिशन जो है इनकी कांस्टेंट रहेगी। मैंने ये आपको बता दिया, कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। वाटर जो है, वाटर हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, H2O की फॉर्म में ही रहेगा। इसलिए मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इनकी कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। कंपाउंड की जो कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगी हमेशा कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगी, ये बात भी याद रखना। तो मैंने कितने पॉइंट्स बता दिए आपको कंपाउंड के अंदर? एक तो कंपाउंड केमिकली, एक तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगी, एक तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशो बाय मास होगी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगी या फिक्स्ड रेशो बाय मास। दूसरी बात आपने सीखा कि केमिकली केमिकली जो है कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं। एलिमेंट्स क्या करते हैं? एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये बताइए आपको, कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स क्या करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं। तीसरा, यहाँ पे जो है कांस्टेंट कंपोजिशन होगी, कांस्टेंट कंपोजिशन होगी, होगी नहीं होगी? वाटर की जो कंपोजिशन है वो हमेशा वही रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंपोजिशन है वो हमेशा वही रहेगी, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं वो फिक्स रेशो में रहेंगे, ये भी आपको मैंने बात बता दी। अब देखिए, ये जो कांस्टेंट कंपोजिशन या फिक्स्ड रेशो की होने की वजह से क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे इसकी जो फिक्स्ड रेशो होने की वजह से क्या होता है इसके अंदर, या कांस्टेंट कंपोजिशन होने की वजह से क्या होता है। पहले आपको एक खास बात बताता हूं मैं। जैसे मान लो हमारे पास, कल मैंने आपको सिखाया था कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है, एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एटम। एटम जो है वो आइडेंटिफाई करता है, एटम के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं हम किसी एलिमेंट को, ये करते हैं ना। कल मैंने लास्ट में बताया था कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। मैंने कल भी बताया था आपको, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है जो आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड को अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या करोगे। देखिए, अब हमारे पास मान लो वाटर है हमारे पास, मान लो वाटर है हमारे पास, वाटर एक कंपाउंड है, हमने देखा वाटर कोई कंपाउंड है हमारे पास, वाटर है। अब इसका हम, इस वाटर का जो है, अगर मान लो इस वाटर का कोई सैंपल है हमारे पास दिया हुआ, वाटर का कोई सैंपल है, इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। डिवाइड करना शुरू करते हैं वाटर के सैंपल को, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे पास आ जाता है वाटर का कोई सिंगल मॉलिक्यूल, वाटर का कोई सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल। अब जो सिंगल मॉलिक्यूल है वाटर का, इसके अंदर क्या होगा भाई? सिंगल मॉलिक्यूल जो है वाटर का, इसके अंदर होगा एक ऑक्सीजन एटम और दो होंगे इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स। ये आ गया सिंगल मॉलिक्यूल, ये बीच में हाइड्रोजन, ये आ गया ऑक्सीजन एटम और इसके साथ दो होंगे हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए। अब अगर इसको आप फर्दर डिवाइड करना चाहो, अगर इसको फर्दर डिवाइड करना चाहो, ये सिंगल वाटर मॉलिक्यूल था, ये सिंगल वाटर मॉलिक्यूल था,
ये सिंगल वाटर मॉलिक्यूल था। इसको अगर फर्दर डिवाइड करोगे, इसको अगर फर्दर डिवाइड करोगे, अगर इसको फर्दर डिवाइड करोगे, हाँ अगर इसको फर्दर ब्रेक करोगे, अगर इसको फर्दर डिवाइड करोगे, फर्दर ब्रेक करोगे, तो ये क्या ये उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रहेगा? तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग टूट जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन, इसको आप डिवाइड करोगे भी तो ये अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे इंडिविजुअल एटम में, तो हमें वाटर नहीं, वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं रहा ना, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपाउंड को अगर आइडेंटिफाई करना है तो मॉलिक्यूल जो है उसके लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूल जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूल उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा। तो इस तरह से मैं शॉर्ट में कह सकता हूं, ए मॉलिक्यूल, अगर इन अदर वर्ड्स में कहूं, अगर मॉलिक्यूल को मुझे डिफाइन करना हो, ये मॉलिक्यूल मैंने यहां से डिफाइन भी कर लिया, जैसे कल मैंने एटम को डिफाइन किया, तो इसी तरह से एक मॉलिक्यूल को भी मैं डिफाइन कर सकता हूं। ये मॉलिक्यूल, अब मेरे फाइनल में यहां से डेफिनेशन मॉलिक्यूल की निकल पड़ी कि एक मॉलिक्यूल, यहां से कंक्लूसिव वे में एक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन निकल गई मुझे। क्या मॉलिक्यूल की डेफिनेशन गई? कि मॉलिक्यूल इज देयरफॉर, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये मिल गई मुझे, मॉलिक्यूल इज देयरफॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट the smallest particle that can be used to identify, that can be used to identify a compound। मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको यूज कर सकते हो आप आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंपाउंड को। क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंपाउंड को। ये मॉलिक्यूल जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको यूज कर सकते हो आप आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंपाउंड को। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब ऐसे भी बता सकते हो कि कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज यूज की जा सकती है, तो आप बताओगे मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको आप यूज कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए इसको। ठीक है, अब याद रखिएगा जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की, जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की, वो हमेशा डिफरेंट होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उससे डिफरेंट होती हैं। ऐसा जैसे आप कह सकते हो जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स रेशो में है, हमें पहले ही देख लिया ये। उस उससे की वजह से क्या होता है, उससे ही से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैरेक्टराइज हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो उसकी कंपाउंड की जो अपनी प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। आपको समझ में नहीं आ रही बात? मैं समझ गया, नहीं समझ आया? नहीं है, ठीक है ठीक है। इसको इस तरह से समझाता हूं मैं। किस तरह समझाता हूं? जैसे मान लो आपका वाटर है, वाटर है भाई, वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? मान लो सिंपल प्रॉपर्टी आप समझते हो, वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग बुझाने का काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग बुझाने के काम आता है ना। और वाटर जो है किस तरह से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन खुद जो है फ्लेम, हाइड्रोजन जलने वाली चीज है। ऑक्सीजन जो है स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन है, स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन है, पता है ना। ऑक्सीजन जो है स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन है, आग जलाने के काम आता है। ये जो है आपका जो क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन जो है ये एक कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल गैस है, और ये जो है स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन है। ऑक्सीजन जो है स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन है, जबकि वाटर जो है जिससे ये वाटर जिनसे ये मिल के बना, वाटर जो है अपने आप में, अब वाटर क्या हो गया? वाटर जो है फायर एक्सटिंग्विशर है। वाटर ना तो ये एक्सटिंग्विशस फायर, इट एक्सटिंग्विशस फायर, ये तो आग बुझाता है। इट एक्सटिंग्विशस फायर, इट एक्सटिंग्विशस फायर, ये आग बुझाता है। इट एक्सटिंग्विशस फायर, ये आग बुझाता है। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड था, वाटर एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है ये बिल्कुल डिफरेंट हो गई किससे? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट हो गई प्रॉपर्टीज।
समझ में कुछ बात आ रही है? सिमिलरली इस तरह से आप देखेंगे बाकी भी जितने आपके आपके वो हैं कंपाउंड्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी फ्रॉम दैट ऑफ जिनसे वो मिलके बना हुआ है, उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। ये हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे मिलके बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट जिनके जिनसे ये मिलके बना है, इसको बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। और ये हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, अब इसी तरह से आप काफी है कंपाउंड, इसके बारे में जो मैंने बता दिया कंपाउंड के बारे में, ये मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा आपको भाई एग्जामिनर। ठीक है, और दूसरी बात हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। इसके बारे में मैं डिटेल्ड में डिस्कस कर चुका हूँ, टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में आपको बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हमारी पहले भी हो चुकी है टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में, बट शॉर्ट में मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है आपके, कंपाउंड की दो किस्में, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एक तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे वाले आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भाई नाम से ही पता चलता है, पहले ही बताया था कि ये वो कंपाउंड्स हुआ करते थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते थे पहले पहले। ठीक है, इसलिए नाम दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले नाम मतलब जो पहले जो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया था वो इस तरह से कैटेगराइज किया गया था, ये कहाँ से मिल रहे हैं भाई, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है उनका, कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं कंपाउंड्स। तो जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा था उनको नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो नॉन लिविंग से हो रहा था रॉक्स एंड मिनरल्स से जो मिल रहे थे उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया गया, ऑर्गेनिक रॉक्स एंड मिनरल से जो मिल रहे थे। तो इसको आप देखने के लिए हमारे चले जाइएगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, वहां पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये कंपाउंड्स हैं, उनको कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एज एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है इनके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। बिसाइड कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये भी हो सकते हैं, फास्फोरस भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये भी हो सकते हैं इनके अंदर, बट ये एसेंशियल एलिमेंट होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द एसेंशियल एलिमेंट होंगे इनके अंदर। ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहोगे। ठीक है, और जिस केमिस्ट्री में इनको पढ़ा जाता है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ओरिजिनली कहाँ से ऑब्टेन होते थे ये, ओरिजिनली ये ऑब्टेन होते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ओरिजिनली ये ऑब्टेन होते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स से। और ये जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड्स बचते हैं, वो कंपाउंड्स आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं, उनके अलावा जितने भी कंपाउंड स्टडी किए जाएंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जनरली ये कहाँ से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड्स हैं, रॉक्स एंड मिनरल से कंपाउंड ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये बहुत सारे मतलब हमारे कंपाउंड्स हमने इनको स्टडी भी करना है आगे, फर्दर आगे स्टडी हम करेंगे जब इसको। तो यहाँ तक हमारा फिलहाल कंपाउंड पे लेक्चर खत्म होता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वाला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 आई थिंक, उसके अंदर जाके देखिएगा इसको। तो अगर फर्दर किसी को डिटेल चाहिए कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और आगे भी आएगी। तो यहीं तक हम इसको क्लोज करते हैं। कल फिर हम इसका यहाँ से देखेंगे मिक्सचर क्या है, फिर हम कंक्लूसिव वे में मिक्सचर क्या है उसको हम फिर कंक्लूसिव वे में देखेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, क्या है कंपाउंड। और मुझे फिर कमेंट में लिख के बताइएगा कि एयर जो है मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। तो लेक्चर को ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, यहीं तक इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। हाँ, अगर लेक्चर लेक्चर जो है अच्छे लग रहे हैं तो भाई अपने जो दोस्त यार हैं उनके साथ भी, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।